आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया इस कि हमारा फोकस जो हमेशा से जो है फाउंडेशनल लर्निंग पे रहा ही नहीं। एजुकेशन में हमेशा से प्राइमरी एजुकेशन का माना गया कि हाँ कोई भी टीचर पढ़ा लेगा इसको। अगर हमारे टीचर्स प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस क्लासेस को अच्छे से हैंडल करने में, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे। वो हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम बीच में लाके वो लोग चले गए, हम उसको आई थिंक खाना पूर्ति कर रहे हैं। आई थिंक अभी की डेट में आई थिंक फोकस इन द कंट्री शुड बी प्राइमरीली एजुकेशन, बिकॉज द यूथ दैट यू आर वेटिंग फॉर टू बी द इकोनॉमिक सपोर्ट ऑफ द नेशन, वो गड़बड़ हो जाएगा अगर एजुकेशन ठीक नहीं होगी। हमेशा हम फोकस हायर एजुकेशन पे लेके गए। जब ये काफ़ी सारी जो है सर्वेस रिपोर्ट्स आई और ये पता चलने लगा कि ग्रेड 5 तक का जो बच्चा है वो भी ग्रेड 2 का टेक्स्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, सिंपल मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, कि अगर कोई बच्चा ग्रेड 4-5 में आता है और उसे पढ़ना ही नहीं आता है, आप सोचिए उसके लिए साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आप पूरे के पूरे वो गैप बढ़ता ही जाता है। और उसके बाद चाहे आप कितना ही भी कोशिश कर लीजिए, आई थिंक ये गैप जो है वो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और जबकि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सीखते हैं उस टाइम पे, वो एज ही ऐसी है कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा उनको सिखाने के लिए। ज़्यादातर अगर आप बातचीत जब करते हैं, चाहे वो टीचर से बात करिए या सिस्टम से, तब चेंज आ ही नहीं रहा है, चेंज आ ही नहीं, उम्मीद खत्म है, उम्मीद खत्म है। Today's episode of the Gut Feel Show is co-powered by Zoe Wellness, India's most advanced recovery and longevity studio. And honestly, if you're a millennial trying to balance work, parenting and health, Zoe is that one space that actually feels like a reset button. They've combined cutting-edge science with personalized care. Cryosauna for instant recovery, M-Cella for your pelvic strength, Balancer Pro for lymphatic drainage, IV therapy, functional nutrition, holistic wellness, skin diagnosis. Basically everything your body has been trying to tell you it needs. And because Zoe is co-powering this episode, they are offering 10,000 rupees off on their membership if you use my name, Pranav Vashisht. Link in bio to book your first session. Hi Shweta, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? Pranav, I'm doing well. Thank you so much for calling me for this show. Most welcome. And मैं शुरू करूँगा आपकी जर्नी से। आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे आपको इंटरेस्ट आया एजुकेशन स्पेस में, वहाँ से शुरू करते हैं। ऑनेस्टली कोई सपना नहीं था ऐसा बहुत बड़ा। मैं एक छोटे से शहर से हूँ, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का एक बस्तर ज़िले में ये टाउन है। और वहीं से मैंने अपनी जो है स्कूलिंग, ग्रेजुएशन वहीं से किया। और एक सिंपल सा सपना था कि टीचर बनना है बड़े होकर के, यही एक सपना था शायद मेरे लिए। लेकिन जब 2005 में एक ये भी इंटरेस्टिंग रहा कि मतलब एक तरीके से इत्तेफाक ही कहूँगी कि प्रोफेसर ए के जलालुद्दीन है, उनकी एक संस्था है नेटवर्क ऑफ एंटरप्राइजिंग एजुकेशनल वेंचर्स, नीव। एक ऐड आया था कि घर के पास स्कूल है और मैंने यही सोच करके कि स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन कर लेते हैं, ये सोच करके मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। सिलेक्शन हुआ तब पता चला कि एक एनजीओ जैसा वर्ल्ड भी है एजुकेशन में, और वहाँ से फिर मैंने अपनी जो है जर्नी स्टार्ट की। पहली बार क्लासरूम्स में जा कर के ये देखने को मिला कि कैसे क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस है वो बच्चों के सिखाने की प्रक्रिया को कितना प्रभावित करता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता गया, काफ़ी सारी चीज़ें समझी। मैंने अपनी मास्टर्स भी उसके बाद की, एजुकेशन में मास्टर्स की, मैंने बीएड भी किया उसके बाद में, और आई थिंक वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हो गया था मेरा जो है। अभी आप क्या कर रहे हैं और आप कैसे चीज़ों को सुधार रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए। अभी फ़िलहाल मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन LLF उसमें एक एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में हूँ। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट है जिसको मैं लीड करती हूँ। आई थिंक अगर मैं कहूँ कि जो फाउंडेशनल लर्निंग की मेरी एक्चुअल जर्नी रही है वो LLF में आने के बाद स्टार्ट हुई है। एक 9 मंथ का कोर्स था जो फाउंडेशनल लिटरेसी के ऊपर आधारित था। ये बेसिकली कोर्स था कि प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा को कैसे सिखाया जाए। तो तब मैं पहली बार शायद गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ी हूँ, मतलब गवर्नमेंट टीचर्स, टीचर मेंटर्स, ये अकादमिक सहयोगकर्ता जो क्लासरूम्स में ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, टीचर्स को फीडबैक देते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। साथ ही साथ SCRT और डाइट के जो फैकल्टीज़ हैं जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुए। कोर्स करवा रही थी एज ए मेंटर, उस कोर्स को मैं देख रही थी। और तब मुझे लगा कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, मतलब डेफिनेटली दिखता यही है कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो प्रक्रिया है, बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि क्या हमारे टीचर्स प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए।
अगर आज की डेट में अगर आप प्री सर्विस ट्रेनिंग्स देखें, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, वो आपको प्रैक्टिकल जो है पार्ट पे बहुत कम बताती है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन डे वन पे जब आप क्लास में जाएंगे आपको करना क्या है, ये शायद बहुत सारे टीचर्स को पता ही नहीं होता। वो वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे उन्होंने खुद सीखा हुआ है। तो आई थिंक दैट वाज द एरिया जो एलएलएफ भी फोकस कर रहा था कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक्चुअल में बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना है तो आपको क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस को पहले सुधारना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो सभी जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हों, टीचर मेंटर्स, वो जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन सब की कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए। मुझे इसमें थोड़ा सा पहले चलता हूँ मैं आपको लेके स्कूल्स में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्योंकि एजुकेशन बहुत लंबा रास्ता है अभी, मतलब वी कम सो फार बट अभी बहुत काम बाकी है। करेक्ट। क्या प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आप बहुत इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मासेस ऑफ इंडिया। हम मेट्रो सिटीज़ और इन सब पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं, बट मास एजुकेशन में क्या हो रहा है? तो एक प्रणव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने सुना होगा लर्निंग पॉवर्टी के बारे में, आई थिंक जो 10 साल तक के जो बच्चे हैं, आप देखेंगे इंडिया में 56% जो है, जब 2019 में जो है यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी, 56% बच्चे जो हैं वो 10 साल के बच्चे छोटे टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते समझ के साथ जो है, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि शायद टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो फोकस रहा है एजुकेशन सिस्टम का और इवन सोसाइटी का, हमेशा से हायर एजुकेशन पे रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे? क्योंकि शायद उनकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि बुनियादी साक्षरता और जो है संख्या ज्ञान, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होता है, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होती है तो बच्चे आगे चल करके हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया इज़ कि हमारा फोकस जो हमेशा से जो है फाउंडेशनल लर्निंग पे रहा ही नहीं। क्या प्रॉब्लम्स है फाउंडेशन लर्निंग में, और लैंग्वेज बैरियर क्यों है, थोड़ा सा वो बताइए। क्या क्राइसिस क्या हुआ है? तो आई थिंक क्राइसिस यही है कि एजुकेशन में एक तो फोकस नहीं रहा, दूसरा जो है टीचर्स को कभी भी इस तरीके से कैपेसिटेट ही नहीं किया गया है। अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम में देखें तो जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो साल में 1 या 2 बार ही होती है, और ये ट्रेनिंग जैसे होता है ना इवेंट की तरह होती है। टीचर्स के पास उसके बाद कोई कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पे वो जा कर के अपने एक्चुअल क्लासरूम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ पाए। तो उनका हमेशा से और एजुकेशन में हमेशा से प्राइमरी एजुकेशन का माना गया कि हाँ कोई भी टीचर पढ़ा लेगा इसको, तो ज़्यादातर टीचर्स भी जो है उसको बहुत ही सिंपल लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो प्राइमरी ग्रेड्स यानी ग्रेड 1 2 3 में पढ़ाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, स्किलफुल टास्क है। और अगर हमारे टीचर्स प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस क्लासेस को अच्छे से हैंडल करने में, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वन क्राइसिस। और दूसरी स्थिति जो एक लैंग्वेज क्राइसिस की जो मैं कहूँ तो वो ये भी है कि जो हमारे प्राइमरी ग्रेड्स में बच्चे आते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कई बच्चों की भाषा जो है वो भाषा होती ही नहीं है जो आपके क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की भाषा, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये बच्चे आते हैं, कोई गोंडी बोलता हुआ आ रहा है, कोई हल्बी बोलता हुआ आ रहा है। जब वो क्लासरूम में आते हैं तो एकदम से एक नई दुनिया, जहाँ पे जो टीचर है वो सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, 5 साल का बच्चा पहली बार क्लासरूम में आया है और वो टीचर जो है बड़े अच्छे से कहानी सुना रही है, बहुत अच्छे से, लेकिन वो हिंदी में है। बच्चा ब्लैंक फेस के साथ बैठा हुआ क्योंकि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और हमारे टीचर्स के पास वो कोई भी एक टूल नहीं है, कोई रिसोर्सेस नहीं है कि वो उस बच्चे को कैसे हैंडल कर सके, जब बाकी बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो शायद नहीं समझ रहे हैं। तो आई थिंक दैट वे ऑल्सो मुझे लगता है कि प्रिपेयर्डनेस नहीं है ग्राउंड लेवल पे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गैप रहा है काफ़ी समय से। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक ब्रिटिश एरा वाला एजुकेशन सिस्टम लेके चल तो दिए थे? क्योंकि पहले तो लोकलाइज्ड एजुकेशन होती थी, गुरुकुल सिस्टम होता था इंडियन, उसमें जिसमें कॉन्टेक्स्ट में ही बात होती थी, क्योंकि जो वो टीचर भी होता था वो भी लोकल होता था, सब लोकल लैंग्वेज में सीख रहे होते थे, बिकॉज द आइडिया वाज फंडामेंटली कुछ सीखना है, क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। करेक्ट। वो हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम बीच में लाके वो लोग चले गए, हम उसको आई थिंक खाना पूर्ति कर रहे हैं, आई थिंक अभी की डेट में, इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू। आई थिंक एजुकेशन, अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो एजुकेशन इवॉल्व हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हम उसी एरा में हैं। आप पिछले कुछ सालों में अगर देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जैसे 2020 आई है, तो मुझे लगता है रिफॉर्म्स हो रहे हैं।
ऐसा नहीं है, स्लो हैं Slow. लेकिन हो रहे हैं reforms. There is more focus required on that. Yes. I think the focus in the country should be primarily education, because the youth that you are waiting for to be the economic support of the nation, वो गड़बड़ हो जाएगा अगर education ठीक नहीं होगी. करेक्ट. तो मुझे प्रणव यहीं पे एक जो बात कहनी है वो ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अभी काफ़ी सारा फोकस जो लेकर के आए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमेशा हम फोकस हायर एजुकेशन पे लेके गए. जब ये काफ़ी सारी जो है सर्वेस रिपोर्ट्स आई और ये पता चलने लगा कि ग्रेड 5 तक का जो बच्चा है वो भी ग्रेड 2 का टेक्स्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, सिंपल मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता. आई थिंक देन इंटायर फोकस एंड विद ऑल दिस लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट जो आई, उन सभी ने जो है एक तरीके से सिस्टम को ये सोचने पे मजबूर किया कि कहाँ पे लैग हो रहा है. और आई थिंक ऐसा नहीं कि फाउंडेशन लर्निंग पे काम नहीं हुआ था, लेकिन उसे कभी फोकस नहीं बनाया गया. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो है ये कहा कि फाउंडेशनल लर्निंग, जब तक बच्चा ग्रेड 3 तक ये फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स नहीं सीख सकता, उसके लिए आगे की पूरी जो एजुकेशन है वो व्यर्थ है, उसके लिए मीनिंगलेस है. तो इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को एक मिशन मोड में शुरू किया है. और ये कहा गया है कि 2026-27 तक ग्रेड 3 तक सभी बच्चों को फाउंडेशनल स्किल्स को सीखना ज़रूरी है. और इसको जब से ये हुआ है, आप खुद देखेंगे कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सभी का फोकस जो है FLN को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गया है. और मुझे लगता है कि एक शुरुआत है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, हम ये समझना ज़रूरी है हमें कि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे की जो एजुकेशन भी बच्चों की स्ट्रॉन्ग होगी. बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं? आप मानिए कि जैसे मैं बताती हूँ, ग्रेड 3-4 में है, ग्रेड 1-2 में जो बच्चे हैं वो पढ़ना सीखते हैं, दे लर्न टू रीड. लेकिन उसके बाद जो है जो सीखते हैं वो पढ़ के सीखते हैं, दे रीड टू लर्न देन. तो अब क्या है कि अगर कोई बच्चा ग्रेड 4-5 में आता है और उसे पढ़ना ही नहीं आता है, तो आप सोचिए उसके लिए साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट, आप पूरे के पूरे वो गैप बढ़ता ही जाता है. और उसके बाद चाहे आप कितना ही भी कोशिश कर लीजिए, आई थिंक ये गैप जो है वो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं. और कई बच्चे इसी वजह से स्कूल्स छोड़ देते हैं. तो एक तरीके से फाउंडेशनल लर्निंग जो है वो एक बेस है, वो एक नींव है. फाउंडेशन इट्स अ फाउंडेशन फॉर ऑल लाइफ लॉन्ग लर्निंग. मुझे इसको थोड़ा समझाइए, फाउंडेशन लर्निंग में हो क्या रहा है, कैसे इसको ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करते हैं आप. तो एक तो मैंने कहा कि जैसे जो मिशन ही मोड में जो काम शुरू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सभी जो है फाउंडेशन लर्निंग को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाया है. सारे स्टेट्स ने इसे नेशनल प्रायोरिटी बनाया है. पहली बार आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेट कर रही है NGOs के साथ में, जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में. और जैसे लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन जिसमें मैं काम करती हूँ, हम भी जो है गवर्नमेंट के साथ मिल कर के जो है इस FLN मिशन को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं. तो सारे के सारा जो फोकस अब ये है कि कैसे हम इस लर्निंग जो है, जो मिशन मोड जो शुरू किया है गवर्नमेंट ने, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो कुछ एफर्ट्स जो हमारी तरफ से हो रहे हैं, जैसे स्टेट के साथ हमें ऐसे टेक्निकल पार्टनर काम करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं कि कैसे टेक्स्ट बुक्स को, करिकुलम को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बेहतर किया जा सकता है. बेहतर जब आप बोल रहे हैं तो क्या मल्टीलिंगुअल जैसे आपने बताया था, तो क्या क्या बेहतर हो रहा है और कैसे हो रहा है वो थोड़ा समझाइए. मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एक अप्रोच है. FLN जैसे आपको जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी भाषा जो है उस स्कूल की भाषा से अलग होती है, उन बच्चों के लिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का अप्रोच ये कहता है कि पहले शुरुआत आप हमेशा हम अननोन नोन से शुरुआत करते हैं. तो शुरुआत उस भाषा से होनी चाहिए जिसे बच्चा सबसे अच्छे से समझता है, यानी उसकी घर की भाषा, उसकी मातृभाषा जो है, वहाँ से शुरुआत करते हुए बच्चे को जो है स्कूल की भाषा और जो है फिर इंग्लिश, जो भी थर्ड लैंग्वेज है उसमें आना चाहिए. हम ये कभी भी नहीं कहते हैं कि बच्चों को आप इंग्लिश मत सिखाइए या आप उनको हिंदी पे मत लेके जाइए या सिर्फ लोकल लैंग्वेज में बात करिए. बट द थिंग इज स्टार्टिंग आपकी वहीं से होनी चाहिए जो बच्चे को सबसे अच्छे से कंफर्ट जोन आएगा ना, कंफर्ट जोन आता है. तो जब वो धीरे, और उसको आपको ब्रिज की तरह यूज़ करना है. जो आपकी घर की भाषा या बच्चे की भाषा है वो एक ब्रिज का काम करती है. और ये सारे के सारी, जब एक लैंग्वेज बच्चा सीखता है ना अच्छे से, तो उस बाकी लैंग्वेजेस उसके लिए सीखना और आसान हो जाता है. आई थिंक दैट इट इज़ लाइक एन एडिटिव प्रोसेस कि जहाँ पे आप एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में मदद करती है. मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि बच्चा जब अपनी उसकी खुद की लोकल लैंग्वेज उसके गांव की अलग है, क्लास में उसको ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, उसको डर लग रहा है कि यहाँ पे मेरे भाषा में बात नहीं हो रही है. तो आई थिंक एक छोटा बच्चा जो बहुत नाइव होते हैं बच्चे उस स्टेज में,
आप उसको सिखाना चाह रहे हो, बट जो वो सीखने और उसके सीखने में और आपके सिखाने में बीच में कुछ बैरियर है, करेक्ट। एंड दैट इज लैंग्वेज। कई बार होता है कि लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर, whereas language is never a barrier. It should act as a bridge. करेक्ट। And that's what we are trying to do through multilingual education. So अगर बच्चा अटक रहा है तो आप नॉर्मली क्लासेस में देखते हैं कि कई बार टीचर्स बोलते हैं कि बिल्कुल अपनी घर की भाषा नहीं बोलनी। वाई नॉट? लाइक दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। आप वहीं से शुरुआत करें, आप बच्चे को कंफर्टेबल फील कराएं। अगर जहाँ आप देखते हैं कि जहाँ बच्चे से आप उसकी भाषा में बात करते हैं वो बहुत सारी बातें करता है, बिल्कुल। they are ready, they are critically thinking, they have higher order thinking skills, they can converse very well in their language, but barrier कहाँ है? वो स्कूल की भाषा में नहीं बोल। आई एम सीइंग दिस, मैं अपने बच्चे के साथ भी देख रहा हूँ, आप घर में हिंदी में बात कर रहे हैं, Correct. स्कूल मेट्रो सिटीज में एवरीवन इज प्रमोटिंग इंग्लिश प्राइमरीली। अब वो बच्चे जो हिंदी में घर पे बात कर रहे हैं, अचानक से स्कूल फोर्स कर रहा है कि अब आप इंग्लिश में ही बात करो, तो कई बार प्रॉब्लम आता है। Correct. So that is where the school might start evaluating the kid as now not willing to talk, not interested, जबकि वो किसी और लैंग्वेज में हो सकता है बात कर ले आपसे। Correct. So I think this is a very good point that you are addressing. Correct. इसमें मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो स्कूल्स के साथ काम हो रहा है, आपने क्या विटनेस किया है, क्या चेंजेस, क्या शिफ्ट्स, क्या देखा है? तो जब पहले स्टार्टिंग में स्कूल्स में जाते थे, टीचर्स की ट्रेनिंग्स में जब बातचीत होती थी, तो ज़्यादातर कक्षाओं में ये देखने को मिलता था कि कोरल रेपिटेशन, यानी कि एक टीचर कोई कहानी बोल रहे हैं और पीछे बच्चे दोहरा रहे हैं। ओके। या ज़्यादातर आप देखते थे कि टीचर ने कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और जो बाकी बच्चे बैठ करके उसको बस नकल उतार रहे हैं उसकी जो है। बातचीत होती ही नहीं थी क्लासरूम में। अगर आप देखेंगे तो टीचर ही ज़्यादातर बातचीत करते हुए दिखते थे, बच्चे बहुत ही कम आप देखेंगे, छोटे बच्चे Correct. बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। एंड दीज आर नॉट रियली गुड प्रैक्टिसेस, आई वुड से दीज आर नॉट प्रैक्टिसेस जो आपको प्रमोट करती हैं थिंकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा सोच नहीं सकता, वो सोच सकता है, वो अपनी भाषा में सोच सकता है। इट्स जस्ट दैट कि वो उसका थोड़ा दायरा छोटा हो सकता है, लेकिन सोच नहीं, ऐसा नहीं कि सोच नहीं है। इवन आई थिंक दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत क्योंकि बड़ा होती है। बच्चों की थिंकिंग वाइल्ड होती है। हम तो बाउंड्रीज में सोचते हैं, उनके पास बाउंड्रीज भी नहीं है। करेक्ट। तो आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट रहा कि हमने पिक वही किया कि जैसे कि क्लासरूम प्रोसेसेस जब तक आपके बेहतर नहीं होंगे या इम्प्रूव नहीं होंगे, अगर हम वही ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग पर अटके रहेंगे तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ पाएं। तो हमने फोकस शुरू किया था क्लासरूम प्रोसेसेस को बदलने के लिए। तो जैसे हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में इंटरवेंशन किया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक पायलट करने की कोशिश की कि हम जहाँ पे पूरे सिस्टम को ये दिखा सके कि मेंटरिंग कैसे होती है, क्लासरूम लर्निंग प्रोसेसेस को कैसे बेटर और किया जा सकता है, जिसके लिए टीचर्स को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने गवर्नमेंट के साथ मिल करके, चाहे फिर उनकी रिव्यू मीटिंग्स हो जहाँ पे वो नॉर्मली क्या करते हैं, अकादमिक जो है डिस्कशंस होते ही नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशंस होते हैं। कोई पूछता है नहीं कि भाई स्कूल में क्या नहीं हो रहा है, वी आर बिजी इन बिजनेस बिजनेस एज यूजुअल, एंड इट्स लाइक कि क्लासरूम में टीचर्स कितने आ रहे हैं या अटेंडेंस क्या है, लर्निंग क्या हो रही है, इस पे कोई बात नहीं कर। बच्चे क्यूरियस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोई भी नहीं कोई देख रहा, बात। जबकि स्कूल का सोल पर्पस है बच्चों को क्यूरियस बनाना। करेक्ट। एंड इवन टीचर्स को सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है उस तरीके से, जो मेंटर्स जा रहे हैं। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, एक ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स के साथ जब बात हो रही तो उन्होंने कहा कि मैम आप हमारे लिए तो इतनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई क्लासेस को प्रिंट रिच बनाइए, ग्रुप वर्क कराइए, जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग पे बात करिए, लेकिन यदि जो अधिकारी हमारी कक्षाओं में अवलोकन के लिए आते हैं या ऑब्जर्वेशंस के लिए आते हैं, आप एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि एक अधिकारी बोले कि मैं बच्चों के साथ ग्रुप में काम कर रही थी, बहुत अच्छे से लाइवली थी क्लासरूम, तो डेफिनेटली हल्ला भी हो रहा था, बच्चों की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। ये अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रही हैं आप, इतना हल्ला आपकी क्लासरूम में, आपको मैनेज नहीं करना आता क्लास को, ये क्या बच्चों को आपने ऐसे झुंड में बैठाया हुआ है, इनको पंक्तियों में बैठाइए। तो बोले कि मैं जानती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लेकिन शायद मैं नहीं करूँगी दोबारा। इसी तरीके से दूसरे टीचर ने कहा कि मैंने अपनी क्लासरूम को काफ़ी प्रिंटिंग, बच्चों की जो थी लिखी हुई किताबें, जो उनकी स्टोरीज थी, उस सबको लगाया हुआ था। लेकिन जब ये अधिकारी आया और उन्होंने कहा कि मैडम ये आपने क्या किया है, पूरी आपने दीवारें ख़राब करी, अभी तो वाइट वॉश हुआ था। तो बोले कि आप बताइए कि अगर वो अधिकारी जो है वो ही मुझे डिमोटिवेट करा है, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा अपनी क्लासरूम को अब करूँगी। ग्राउंड लेवल पे जो टीचर उठ के कुछ अलग करना चाह रहा है, Correct. आप उसको बंद कर दे रहे हो, बंद कर क्योंकि रहे हो। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिन चीज़ों में रखने में आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा, और जबकि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सीखते हैं उस टाइम पे। वो एज ही ऐसी है कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा उनको सिखाने के लिए। करेक्ट। एंड टीचर्स भी जो है वो चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे एक रियलाइजेशन ये भी हुआ कि
खाली जो टीचर्स हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लर्निंग आउटकम्स के लिए, वो सभी लोग जो उनके आसपास हैं, वो टीचर मेंटर्स जो उनके क्लासरूम्स में रोज आते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, वो अधिकारी जो शायद डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स जो जुड़े हुए हैं, आई थिंक सभी की समझ जब तक एजुकेशन को लेकर के बेहतर नहीं होगी तो क्लासरूम्स में बदलाव नहीं आने वाला है। आई थिंक हमें ना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक्टिविस्ट टाइप के लोग चाहिए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मैनेजरियल लोग रख रखे। Very true. आई फील Very दैट इज true. द प्रॉब्लम। यस, एजुकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम मैनेजर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं ओवर एजुकेशन एक्टिविस्ट। इट्स ट्रू। ये रोल अगर चेंज हो गया ना, उस दिन एजुकेशन ठीक होने के रास्ते में बहुत तेजी से भागेगा। अभी घसीटे मार रहा है। आई थिंक प्रणव इसमें ये भी कह सकते हैं कि शायद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे हैं उनको आप कैपेसिटेट कर दो, क्योंकि आप पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज तो नहीं ला सकते, लेकिन एक सिंपल सा चेंज। तो मैं जो एग्जांपल लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन ने जो किया है डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन डेमोन्स्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे हम काम करते हैं, यही प्रयास है कि ये जो मिडिल लेयर है, जो दिखती है ना, जो पॉलिसी और जो क्लासरूम के बीच में ये जो लेयर है, जिसपे बहुत कम लोगों ने उसकी कैपेसिटी को एक्चुअली में यूज़ किया है, तो ये जो मिडिल लेयर है इसकी भी समझ को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रयास इसी लेयर पर है। हमने डायरेक्टली कभी बच्चों के साथ काम नहीं किया है, हमारा काम इसी लेयर के साथ है, इनको सेंसिटाइज करना, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, ताकि ये बेटर सपोर्ट कर पाए टीचर्स को। क्योंकि आई थिंक उस पोजीशन में ना जो मिडिल लेयर आप बात कर रहे हो, उन लोगों को लीडर्स बनना पड़ेगा। Yes. मैनेजर्स की बजाय दे हैव टू अपग्रेड टू बी अ लीडर, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही सबको साथ लेके चल सकता है। अगर आप मैनेजरियल रोल में फंस गए तो आप बस A to B जा पाओगे, यू विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। Very true. So I think that is very important point कि unless and until these people realize that they are instructional leaders, they will not be able to help anyone. Have to have the hat of a leader. Correct. Yes, true. And they should be able to mentor the teachers, not criticize. Normally, if you see, इस layer का काम क्या होता है, क्लासरूम में जाके इंस्पेक्ट करना, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही। तो जब ये स्टार्टिंग के कुछ समय 2016 से लेके 2020-22 का जो समय था, उसमें जब भी हम जाते थे, नॉर्मली ना टीचर्स इनको बहुत पॉजिटिवली लेते थे, उनको लगता था अरे ये इंस्पेक्ट करने आ गए हैं, ये फिर क्रिटिसाइज करेंगे, कोई उनको ऐसे मेंटर देखते हैं, जबकि उनका रोल क्या है, एकेडमिक लीडरशिप प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और वो एकेडमिक लीडर के रूप में आते ही नहीं थे। धीरे धीरे ये बदलाव, अब अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये बदलाव आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिस्टम जो है ये समझ रहा है कि इस लेयर को भी यूज़ करना है और उनको एक मेंटर के रूप में यूज़ करना है। तो ज़्यादा एफर्ट अब इनकी जो है मेंटरिंग पे जा रहा है। तो जब क्लासरूम ऑब्जर्व जाते हैं, अगर आज उनके टूल्स जो वो यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन के दौरान, वो बदल रहे हैं, उनके एक प्रोटोकॉल बदल रही है, उनसे जो अपेक्षाएं या क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं अधिकारियों द्वारा, वो भी बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक सिस्टम में शिफ्ट तो डेफिनेटली हो चुका है। आई थिंक उसे कैटलाइज करने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। यस, ना उसको फास्ट पेस करने के लिए। यस, आई थिंक वो ही है कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो हम इस पे भी काम करें कि कैसे पॉलिसी लेवल पे कुछ चीज़ों को बदला जा सके। जैसे आपके ये जो मिड टियर का जो रिक्रूटमेंट होता है या उनकी जॉब प्रोफाइल होती है, उसमें कैसे मेंटरिंग, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रोल को और हाईलाइट किया जाए, उनकी कैपेसिटी को भी और बिल्ड किया जाए। उनको वही सेम ट्रेनिंग नहीं चाहिए जो टीचर्स को मिल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग चाहिए कि उनको टीचर्स को मेंटर कैसे करना है। आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल, ट्राइंग टू सी कि कैसे इस लेयर को और बेटर करके हम टीचर्स को और जो है बेटर हेल्प प्रोवाइड कर सकें। श्वेता, कैन यू एक्सप्लेन TLPS, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो प्रणव, जैसे अभी जितने भी नेशनल सर्वेस ज़्यादातर होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स पे फोकस हैं कि बच्चे कैसे मतलब कितना सीख रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे प्रयास हुए हैं जहाँ ये जानने की कोशिश की गई हो कि क्लासरूम के प्रोसेसेस या प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसी चल रही हैं। जैसे जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया और सारे स्टेट गवर्नमेंट बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, जो है क्लासरूम मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं, टीचिंग लर्निंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके टीचर ट्रेनिंग्स को भी चेंज किया जा रहा है। तो LLF लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन ने ये सोचा कि क्यों ना एक ये कोशिश की जाए जानने की कि क्लासरूम के प्रोसेसेस अभी दिख कैसे रहे हैं, यानी कि 4-5 साल हो चुके हैं, क्लासरूम में क्या प्रोसेसेस कैसे हैं अभी फ़िलहाल। और इसी के लिए हमने टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस सर्वे जो है वो पिछले साल जो है स्टार्ट किया था। इसमें और भी अन्य संस्थाएं हैं जिनके साथ लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन मिल करके जो है इस सर्वे को करवा रहा है। 9 राज्यों में ये सर्वे हो रहा है और ये जानने का प्रयास हो रहा है कि क्लासरूम में टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कैसे एंगेज कर रहे हैं। एक तरीके से एक स्नैपशॉट है करंट प्रैक्टिसेस का जो है। और मुझे लगता है कि
ये पहला ऐसा होगा जो है सर्वे जहाँ पे इतनी गहराई से विद द डेटा हम जो है क्लासरूम प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं। यहाँ फोकस ये नहीं है कि कौन सा राज्य बेटर कर रहा है या कौन सा नहीं, जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ हो क्या रहा है। और आने वाले 1-2 साल में दोबारा से सर्वे को करके देखा जाएगा ये जानने के लिए कि क्या कुछ बदलाव आया है कि नहीं। तो आई थिंक फॉर इंडिया दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ सर्वे that's happening in the classroom जो है to actually identify कि practices क्या है। क्लियर इंटेंशन है कि आप मेजर कर रहे हो चेंज को। हाँ बिल्कुल, कि मतलब ये देखना कि भाई प्रैक्टिसेस में लर्निंग आउटकम्स, हमारा फोकस जो है लर्निंग आउटकम्स है, पर वो लर्निंग आउटकम्स आएंगे कैसे? मतलब आज शुरू हुआ है तो 2 साल बाद में डिफरेंस क्या है? क्या है उस प्रैक्टिस में, क्या कुछ क्लासरूम्स में बेटर हुआ या फिर इस प्रोसेस को कुछ चेंज करना है, बिकॉज आपको अगर चेंज मेजर कर पाओगे तभी आप बीच के प्रोसेस बदल पाओगे। सही बात है, तो इसलिए तभी आई थिंक दैट्स द इंटेंशन कि आई थिंक इंडिया गवर्नमेंट के लिए एक सभी के लिए एक पिक्चर ऐसी हो कि भाई प्रोसेसेस क्लासरूम में है क्या और क्या हाँ बदलाव की आवश्यकता है, वो एक पर्पस है इसका जो है। आई थिंक अमेजिंग है ये सारी चीज़ें। आई थिंक आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इज व्हाट आई फील। आई एम रियली हैप्पी फॉर द एजुकेशन सिस्टम and people like you are working on it. I think I love the fact that the work you're doing is commendable. I have suffered myself big time in school being a dyslexic. मेरे हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर को कभी नहीं समझ में आया कि how will I learn. Okay. मेरी मदर ने पर्सनल ट्यूशन लगवा के हिंदी से संस्कृत स्विच करवा के, पर्सनल ट्यूशन में क्योंकि मैं स्लो सीख रहा था आई कुड डू अमेजिंग। सेम बच्चा जो ग्रेस मार्क्स से पास हो रहा था इवेंचुअली थर्ड आया बोर्ड एग्जाम्स में, एवरीवन वाज शॉक्ड। सो प्रोसेस चेंज होने से हुआ, लीडरशिप चेंज होने से हुआ। सेम इफ आई हैड बीन स्टक इन द सेम प्लेस आई कुड हैव नॉट लर्न। जो मेरे पर्सनल ट्यूशंस लगे दीज वर ग्रेट लीडर्स, आई वुड से नॉट just teachers, they were great leaders. They could read me, they could understand कि बच्चा सीखेगा कैसे। and I think वो जो middle layer में आप काम कर रहे हो, the leadership skill is needed and that is commendable. and I think mindset wise जैसे अगर आप one thing that you want viewers to take away, parents, teachers, whoever it is, क्योंकि बच्चे involved हैं, सब stakeholders हैं यहाँ पे, क्या आप उन्हें convey करना चाहते हो कोई एक चीज़? one thing, okay, let's see that way कि वन थिंग इज लेट्स बिलीव इन द चाइल्ड कि हर बच्चा सीख सकता है। ज़रूरत है एक अच्छे क्लासरूम एनवायरनमेंट की बहुत, और एक क्लासरूम प्रोसेस की जो है, और ये प्रोसेस कौन प्रोवाइड करता है? सिर्फ टीचर नहीं, ये पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो आई थिंक द सिस्टम हैज़ टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट ऑफ अ टीचर, नॉट जस्ट ऑफ अ चाइल्ड, बट इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सो आई थिंक अगर, और ये विश्वास भी कि हम चेंज ला सकते हैं। ज़्यादातर अगर आप बातचीत जब करते हैं, चाहे वो टीचर से बात करिए या सिस्टम से, तब चेंज आ ही नहीं रहा है, चेंज आ ही नहीं, उम्मीद खत्म है, उम्मीद खत्म है। ऐसा नहीं है, चेंज आता है, चेंज आएगा ही, उम्मीद बिल्कुल आएगा, बीज चेंज का उम्मीद है। हमने सोचा नहीं था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कभी सोचा था कि फोकस आएगा फाउंडेशनल लर्निंग पे, आया है। आपने देखा होगा क्लासरूम्स बदल रहे हैं अभी, जैसे नए जो रिजल्ट्स आए हैं लर्निंग आउटकम्स के, चाहे वो असर हो या जो भी डेटा है वो ये कह रहा है, या नेशनल अचीवमेंट सर्वे का डेटा है वो कह रहा है कि देयर आर चेंजेस इन द क्लासरूम लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट। तो वी हैव टू बिलीव कि हमको ये फेथ नहीं खोना है, जो मोमेंटम बना है अभी जो है पॉलिसी के आने के बाद में, जो गवर्नमेंट्स एफर्ट लगा रही है वो धीरे धीरे चेंज लेकर के आएंगे। तो आई थिंक वो बिलीव होना चाहिए और एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए, तभी आई थिंक मुझे लगता है कि क्लासरूम्स बदलेंगे और स्टूडेंट्स के। आप जो कंबाइंड एफर्ट की बात कर रहे हो ना, मुझे यही मतलब व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि हम लोग ना वेट करते हैं चेंज होने का। अरे वी नीड पीपल, चेंज मेकर्स लाइक यू, वी वांट अदर्स लाइक, आई थिंक यू आर आल्सो एक्सपेक्टिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू बी चेंज मेकर्स, तभी ये सब ठीक हो पाएगा। बिल्कुल, आई थिंक जब तक हम सभी मिलकर के काम नहीं करेंगे तो ये इतना बड़ा जो है एजुकेशन और जो प्राइमरी एजुकेशन है इसमें बदलाव लाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, हर व्यक्ति का एफर्ट ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं ये मान लूँ आज कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो वो भी सही सोच नहीं है। हर एक व्यक्ति यदि अपने काम को पूरे लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करेगा तो ये चेंज आसानी से आ सकता है। वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड आई थिंक लार्जर मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं ना, आई थिंक they're working in the present, but you guys are working for the future, because अगर ये change नहीं हो पाया, so this education failure can cause massive recessions in a country. So I think that is where it becomes more important that a country focuses on the change of education and keeps that on priority and rest everything below that in the pyramid. Very true.
So as I said, the learning poverty is equally worse, I would say, worse than the economic poverty, because these are the children who are the future of the nation. अगर ये बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं कर पाए, ये आगे चल करके अब कभी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर, Massive failure. it will be a failure for the country also. Thank you, Shweta. I think this was a superb discussion, and I really wish you all the best in this ambition and this work that you're doing. And I really love that there are people like you working out there. Thank you so much, Pranav. Thank you so much. I just wish that people understand that how important foundational learning is, and we all should put our efforts for that. I think millennials with their young kids are slightly better curious. They're willing to work better for their kids because they've suffered quite a lot. So I think you have a good audience in front of you. Thank you so much. Thank you.